नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित तोमर। 15 दिसंबर से रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इस एग्ज़ाम में हमको अगर सफलता नहीं मिली तो दोबारा ये मौका हमको शायद ही मिले, क्योंकि एज भी एक कॉन्सेप्ट होती है। एज ओवर होने के बाद दोस्तों हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते। आज का जो टॉपिक है हमारा ये है पाचन तंत्र। दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पाचन तंत्र जो हमारा टॉपिक है आज का दोस्तों, इस टॉपिक के विषय में हम जानेंगे कि हमारा जो शरीर है ये किस बेस पर काम करता है, किस प्रकार से हम खाना खाते हैं, किस प्रकार उसको ऊर्जा मिलती है, और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलने तक इसमें पाचन तंत्र की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। दोस्तों पाचन तंत्र जो हमारा होता है, पाचन क्या होता है पहले वो समझिए। पाचन का मतलब है टूटना। केवल इतना समझने का प्रयास करना। पाचन का मतलब क्या होता है? टूटना। जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अणुओं में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मान के चलिए आपने क्या खाया, खाना खाया, तो ये खाना जो आपने खाया ये बहुत ही जटिल रूप में खा लिया। ये खाना से हमको डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल सकती, इसलिए इस खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पड़ेगा, और यही जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है? पाचन। और इस क्रिया में शरीर के जो भी ऑर्गन हिस्सा लेते हैं या वर्क करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तंत्र। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको पाचन तंत्र पढ़ना है। फिर से आपको दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए आपने खाने में क्या लिया? कार्बोहाइड्रेट लिया। खाने में आपने क्या लिया? कार्बोहाइड्रेट लिया। कार्बोहाइड्रेट आपने खाने में लिया। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? ये हमको ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम अणु में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये हमको पता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रदान करते हैं। एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा क्या होती है? तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, आपको पता होगा। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिली है? ऊर्जा मिली है। ठीक है, कैसे मिली? डायरेक्ट नहीं मिली। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? आपको पता है इसके स्रोत क्या है? गेहूं है, चावल है, मक्का है ना। मोटे अनाज में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हम रोटी खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिलती। कैसे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट टूटता है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है? ग्लूकोज का बना होता है। ध्यान रखना, किसका बना होता है? ग्लूकोज का बना होता है। ग्लूकोज से क्या मिलती है? हमको एनर्जी मिलती है। और ग्लूकोज का भी सरलतम रूप क्या होता है दोस्तों? ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन कहां पर संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। कौन संचित करता है इसको? इंसुलिन हार्मोन संचित करता है। इंसुलिन हार्मोन कहां पर रहता है? पेनक्रियाज में रहता है। पेनक्रियाज में कहां रहता है? पेनक्रियाज की एक सेल होती है बीटा सेल्स या बीटा कोशिका से पेनक्रियाज से क्या बनता है? इंसुलिन बनता है। और इंसुलिन ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। अगर ऐसी प्रक्रिया नहीं होती तो आपको एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या है? मधुमेह। और मधुमेह की खोज किसने की थी? बेंटिक ने करी थी। दोस्तों ये सारी चीजें आपको वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास करूंगा। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट पर आधारित होती हैं। किस प्रकार से मधुमेह होता है वो भी आपको पता चलेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो। ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिली? ऊर्जा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप क्या होगा? ग्लाइकोजन। जैसे मान के चलिए आपने खाने में क्या ले लिया? प्रोटीन ले लिया। क्या प्रोटीन से हमको एनर्जी मिलती है? तो हाँ सर, प्रोटीन से हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन क्या शरीर हमारा प्रोटीन से एनर्जी प्राप्त कर सकता है? तो नहीं कर सकता। क्योंकि अगर प्रोटीन से हम एनर्जी लेने लगे तो हमारे शरीर का विकास रुक जाएगा। क्योंकि भैया प्रोटीन कोशिकाओं का क्या करता है? निर्माण करता है। प्रोटीन ही है जो मनुष्य की सेल को डेवलप करता है। और अगर सेल डेवलप नहीं होगी तो मनुष्य की जो वृद्धि है, मनुष्य का शरीर जो वृद्धि कर रहा है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ठीक है ना। आपको बस बात समझ में आ गई होगी। तो प्रोटीन से भी हमको ऊर्जा मिलती है, लेकिन हम उससे ऊर्जा नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के वृद्धि में सहायक होता है। प्रोटीन आपने खाया तो प्रोटीन से आप डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकते। प्रोटीन को सरल अणु में टूटना पड़ेगा। ठीक है ना। किस में टूटेगा? तो ये किस में टूटेगा दोस्तों? पेप्टोन्स में टूटेगा। किस में टूटेगा? पेप्टोन्स में टूटेगा। और पेप्टोन्स का भी सरलतम रूप होता है जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन से हमको डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी किससे मिलती है? अमीनो एसिड से मिलती है। बात समझ में आ गई ना। तो प्रोटीन को हमने किस में तोड़ा? अमीनो एसिड में। यही प्रोसेस क्या कहलाई? पाचन कहलाई। और इस पाचन में शरीर के जो भी ऑर्गन, शरीर के जो भी अंग भाग लेंगे वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? उन्हें तंत्र के अंतर्गत जाना जाएगा। मान के चलिए आपने क्या खा लिया? वसा खा ली। वसा से भी हमको क्या मिलती है दोस्तों? एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम अणु से कितनी एनर्जी मिल रही थी? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। लेकिन वसा के 1 ग्राम अणु से दोस्तों ये मत सोचना कि भैया तुम इतने तेज क्यों पढ़ा रहे, कहीं ट्रेन भागी जा रही है क्या? लेकिन मुझे पढ़ाना बहुत सारा है। मेरे पास केवल 30 मिनट का समय रहता है। 30 मिनट से बड़ी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है मेरे से, है ना। तो वसा के 1 ग्राम अणु में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9.8 किलो कैलोरी ऊर्जा। यहां पर कितनी मिल रही थी? 4.2। तो समझ में आ रहा ना, यहां 4.2 लेकिन यहां 9.8, मतलब ऊर्जा की मात्रा किस में ज्यादा है? वसा में ज्यादा है। वसा मतलब फैट। ठीक है ना। तो फैट का भी सरलतम रूप क्या है दोस्तों? फैटी एसिड। क्या है? फैटी एसिड। फैटी एसिड का भी सरलतम रूप होता है दोस्तों, ये क्या होता है? ग्लिसरॉल। क्या होता है? ग्लिसरॉल। ठीक है ना।
तो वसा को भी हमने किस में तोड़ दिया, ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। लेकिन डॉक्टर लोग या कोई भी जो जीजीवाई लोग रहती हैं, जो महिलाएं रहती हैं, वो ये वसा का यूज़ कम करती हैं। वो ज़्यादा चावल नहीं खाती हैं, वो ज़्यादा फैट नहीं लेती हैं, घी नहीं खाते, तेल नहीं खाते। बोलते हैं ना यार मैं डाइटिंग पे हूँ, है ना, जिनमें मोटापा ज़्यादा रहता है वो लोग वसा से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में कि भैया ये कार्बोहाइड्रेट का ये जटिल पूरा अवस्था थी, इसको सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या होता है, पाचन होता है। लेकिन ये किस प्रकार टूटता है, किस प्रकार शरीर को एनर्जी मिलती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अभी हम चलते हैं इसके आगे, ठीक है। तो पाचन की जो प्रोसेस होती है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। पाचन की जो प्रोसेस होती है ये कहाँ से चालू हो जाती है, हमारे मुख से चालू हो जाती है, माउथ से चालू हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं इसको दो भागों में बांट देता हूँ आपकी सुविधा की दृष्टि से। तो पाचन का जो पहला भाग होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आहार नाल। क्या लिख देता हूं, आहार नाल। तो पाचन का पहला भाग लिख दिया मैंने आहार नाल। दूसरा जो मैंने भाग लिख दिया, यहां पर लिख दिया मैंने ग्रंथियां। अच्छे, ग्रंथियां मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ग्रंथियों से ही एंजाइम निकलते हैं, और जहां पर एंजाइम होंगे वहीं पाचन की प्रोसेस होगी। ध्यान से समझने का प्रयास करना। आहार नाल क्या होती है, यहां से आपको पूरा समझ में आएगा। आहार नाल क्या होती है, तो आहार नाल का जो प्रारंभ होता है, आहार नाल जो प्रारंभ होती है वो हमारे मुख से चालू हो जाती है, मुंह से चालू हो जाती है, और कहां पर समाप्त होती है, गुदा में समाप्त होती है। कहने का मतलब यहां से आपने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद ये पूरी आहार नाल का ही भाग है दोस्तों। ये पूरी आहार नाल है, यहां से लेकर यहां से पूरा बड़ी आंत से लेकर यहां से आपका जो बेकार पदार्थ, जो वज्र पदार्थ बाहर निकलता है, वो वहां तक की जो पूरी की पूरी हमारा सिस्टम होता है वो क्या कहलाती है, आहार नाल कहलाती है। इसे एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, जो उसका इंग्लिश नाम है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे भैया कि आहार नाल जो हमारी होती है, आहार नाल जो हमारी होती है, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो इसका प्रारंभ होता है दोस्तों मुख से। तो इसको सबसे पहले समझने का प्रयास करना। जो हमारा मुख होता है, यहाँ पर हम समझेंगे कि मुख में क्या क्या होते हैं भैया। एक जीभ होती है, जबड़े होते हैं, तालू होता है, दांत होते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले किसके बारे में समझेंगे, जीभ के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे, टंग के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों जो हमारी जीभ होती है, इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। तो हमारे जीभ का जो अगला वाला हिस्सा जो पूछ लिया गया है क्वेश्चन ग्रुप डी में कई बार कि जीभ के कौन से भाग से मीठे स्वाद का अनुभव होता है, तो जीभ के अग्र भाग से, ये कौन सा भाग है, अग्र, ये वाला जो भाग होता है, यहां से कौन से स्वाद का अनुभव होता है, मीठे स्वाद का अनुभव होता है। जीभ का जो साइड वाला पोर्शन होता है, यहां से कौन से भाग का अनुभव होता है, खट्टे का। कौन से स्वाद का, खट्टे। और इसके पीछे वाले साइड वाले भाग से किसका, नमकीन भाग का। कौन से भाग का, नमकीन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, खारा। और जो सबसे पीछे वाला जो इसका भाग रहेगा, यहाँ पे अनुभव होता है कड़वे स्वाद का। कौन से स्वाद का, कड़वे स्वाद का। तो आपने क्या समझा, हमने ये समझा सर कि जीभ के आगे वाले भाग से अनुभव होता है किसका, मीठे स्वाद का, साइड वाले से खट्टे एवं नमकीन भाग का, और सबसे पीछे वाला जो पोर्शन होता है जीभ का, इससे कौन से भाग का, कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। ठीक हो गई बात, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना, जीभ के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, दांतों के बारे में बात करते हैं, है ना, समय बहुत कम है। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, दांतों के बारे में बात करते हैं। मैं जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूं। दांत जो हमारे होते हैं, दांत जो हमारे, याद रखना, जीभ के ऊपर छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं जिन्हें पेपिलाए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेपिलाए। और जीभ के उन्हीं छोटे छोटे रसांकुर से आपने देखा होगा, ये हमारी जो जीभ रहती है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे दाने दाने जैसे रहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, पेपिलाए बोलते हैं। ध्यान रखना, इन्हीं के द्वारा ही जीभ में हम स्वाद का पता लगा पाते हैं। जो हमारे दांत होते हैं, ये दांत के हम बात करें तो गर्तदंती, विषम दंती और द्विवार दंती, इतने प्रकार के हमारे दांत होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के दांत हो गए दोस्तों, गर्तदंती हो गया, विषम दंती हो गया, द्विवार दंती। अच्छा, गर्तदंती से क्या तात्पर्य है भैया, तो गर्तदंती का मतलब, गर्त का मतलब क्या होता है, गड्ढा। सबसे गहरा गड्ढा कहाँ खोदा गया है, जमीन पर। ये जवाब देना मुझको, है ना, ठीक है। गर्तदंती जो होता है दोस्तों, गर्त का मतलब होता है गड्ढा। क्या होता है, गड्ढा होता है, और गड्ढे में धसे हुए ही हमारे दांत होते हैं, जबड़े में ही धसे होते हैं, गड्ढे में ही धसे होते हैं। इस प्रकार गर्तदंती हमारे दांत का एक प्रकार है कि नहीं है, ठीक है। विषम दंती से क्या तात्पर्य है भैया, विषम दंती का मतलब है केवल एक प्रकार का दांत नहीं होता, कई प्रकार के होते हैं। हमारा पहला प्रकार कौन सा है, कृंतक है, इंसिजर बोलते हैं, कैनाइन है, इनको रत्नक बोलते हैं, प्रीमोलर है, इसको क्या बोलते हैं, अग्रचवर्णक, मोलर है, जिसको क्या बोलते हैं, चवर्णक, ठीक है ना। तो कई प्रकार के होते हैं, तो विषम दंती हो गया। उसके बाद द्विवार दंती मतलब कितने बार आते हैं, जीवन में 2 बार आते हैं। मनुष्य के शरीर में जो मुख होता है, उस मुख में
केवल 20 दांत ऐसे हैं जो 20 बार आते हैं। कितने दांत? 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं, इसलिए इनको द्विबार दंती बोलते हैं। और ये जो 20 बार आते हैं इन दांतों को अस्थायी दांत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये टूट जाते हैं फिर से उग जाते हैं, दूध के दांत भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों स्थायी दांत। तो स्थायी दांत वो दांत होते हैं जो केवल जीवन में एक बार उगते हैं, ठीक है ना। आपने एक डाढ़ का नाम सुना होगा, अक्कल डाढ़। ये 21-22 साल के बाद निकलती है। जब ये निकलती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि ये मसूड़ों को फाड़ते हुए निकलती है, ठीक है ना। आज की डेट में ये जो हमारी अक्कल डाढ़ है ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्या होता है? जैसे मान के चलिए मानव के शरीर में ये अपेंडिक्स हो गया, तो ये अपेंडिक्स क्या होता है? प्राचीन समय में क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, आपको पता नहीं हो तो। दोस्तों ये हमारा मुख है, ये हमारी क्या है दोस्तों? ग्रसनी है या ग्रासनली या फूड पाइप इसको हम बोल सकते हैं। ये हमारा अमास है, ये हमारा पकवास है, ये हमारी छोटी आंत, ये हमारी बड़ी आंत। तो हमारी जो बड़ी आंत होती है यहाँ पर इस हिस्से में, छोटा सा मैं यहाँ पर गोला लगा देता हूं, इस हिस्से में एक रचना पाई जाती है उंगली के समान, इसका नाम क्या है? अपेंडिक्स। और ये भी एक प्रकार का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब कि वर्तमान में इस अंग का मानव के शरीर में कोई काम नहीं है। ये पहले क्या करता था दोस्तों? जब आदि मानव हुआ करता था तो हम क्या खाते थे? हमको रोटी बनी बनाई नहीं मिलती थी जैसे आज मिल रही है। उस समय हम पत्ते ही खा लिए, पौधे छोटे छोटे जो बारीक जो हमारी वनस्पतियां होती हैं वो खा लिए, तो पत्ते खा लिए, घास खा ली। तो ये उन सभी जो पदार्थ हम खाते थे उन सभी को पचाने का काम करता था, उनका डाइजेशन करने का काम करता था अपेंडिक्स। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे हमारे खाने में बदलाव हुआ, इसी प्रकार इसका काम भी मानव शरीर में खत्म हो गया। वर्तमान में जैसे मान के चलिए कोई चावल का टुकड़ा या कुछ भी यहाँ पर फंस जाता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए इस हिस्से को शरीर से काट कर बाहर कर दिया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि अब यह अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अपेंडिक्स क्या है? मानव के शरीर में एक अवशेषी अंग है, वर्तमान में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। वो अपन बाद में बात करेंगे जब बड़ी आंत पढ़ेंगे, और भी मैं आपको कुछ कुछ बता दूंगा। फिलहाल केवल इतना जानिए कि गर्तदंती, विषमदंती और द्विबार दंती का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसके विषय में? अब हम बात करते हैं दोस्तों किसके विषय में कि मानव का जो शरीर होता है इसमें कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो इसके शरीर में, मानव का जो शरीर होता है इसमें 32 दांत तो होते हैं, लेकिन 32 दांतों में कितने जबड़े होते हैं भैया ये तो बताओ? तो 2 जबड़े होते हैं और दोनों जबड़ों में 32 दांत विभाजित होते हैं। मान के चलिए ये आपका एक जबड़ा, एक नीचे वाला जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा, 16 दांत नीचे वाले जबड़े में, 16 दांत ऊपर वाले जबड़े में। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई भैया? 32 हो गई। तो मान के चलिए दो जबड़ों में दांतों की संख्या 32, तो एक जबड़ों में दांतों की संख्या कितनी हो गई? 16। तो एक जबड़े में दांतों की संख्या हो गई 16, तो आधे जबड़े में दांतों की संख्या कितनी हो गई भैया? कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई? 8। यहां से हम बात को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखना, ध्यान से समझने का पहला प्रयास करना। कृंतक हो गया, उसके बाद रदनक हो गया, उसके बाद अग्रचवर्णक हो गया, अग्रचवर्णक हो गया, उसके बाद क्या हो गया? चवर्णक हो गया। ठीक है कि नहीं? तो कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक एवं चवर्णक। तो कृंतक को क्या बोलेंगे भैया? इंसिजर बोला जाता है इंग्लिश में। क्या बोला जाता है? इंसिजर। रदनक को क्या बोला जाता है? कैनाइन। अग्रचवर्णक को प्रीमोलर, और चवर्णक को क्या बोला जाता है? मोलर बोला जाता है। ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों ध्यान से समझने का प्रयास करना। जो कृंतक होते हैं, जो इंसिजर होते हैं, वो मनुष्य के जबड़े के सबसे पहले वाले भाग में स्थित होते हैं। ठीक है ना? तो इनकी आधे जबड़े की बात कर रहा हूं, समझा रहा हूं, पहले पूरे जबड़े की बात नहीं कर रहा, केवल आधे जबड़े की बात कर रहे हैं। आधे जबड़े में कृंतकों की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद दोस्तों इसका काम समझने का प्रयास करना। जो कृंतक होते हैं, इंसिजर जो होते हैं, सामने के ये दांत देख रहे होंगे चपटे वाले, पूरे जबड़े में कितने हो गए? 4। लेकिन आधे जबड़े की बात करें तो कितने? 2। तो आधे जबड़े में 2 कृंतक होते हैं। इनका काम क्या होता है? भोजन को काटने का काम करते हैं। ये धारदार होते हैं, और साथ में धारदार होने के बाद क्या होते हैं दोस्तों? तेज होते हैं। इनका जो सिरा होता है ये काटने वाला, ये ज़्यादा धारदार होता है। ठीक है ना? इसके जस्ट बाद दोस्तों रदनक की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैनाइन। इसकी संख्या कितनी होती? केवल 1 होती है आधे जबड़े में। पूरे जबड़े में कितनी हो गई? 2। ठीक है ना? तो आधे जबड़े में इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है, नुकीला होता है। कहने का मतलब क्या है? ये करता क्या है सर? भोजन को फाड़ने का काम करता है। इसको मांसाहारी दांत भी बोला जाता है। आपको पता होगा कि जो हमारे जानवर होते हैं, जैसे मान के चलिए शेर हो गया, कुत्ता हो गया, ये मांसाहारी जीव हैं। तो इन मांसाहारी जीवों में ये वाला जो दांत होता है ये ज़्यादा, आपने देखा होगा, ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं। और ये आपको पता है, इस वैज्ञानिक का नाम बताना जिसने ये बोला था कि मनुष्य या कोई भी जीव अपने जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करेगा उस
अंग में वृद्धि भी उतनी ज़्यादा होगी। तो जो मांसाहारी जीव होते हैं वो साइड वाले दांत का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा बड़ा रहता है, ठीक है ना। तो इसको मांसाहारी दांत बोला जाता है क्योंकि ये मांस को फाड़ने का काम करता है, ठीक है। नुकीला होता है, इसको कैनाइन बोलते हैं, रदनक बोलते हैं। इसकी संख्या आधे जबड़े में कितनी होती है? एक होती है। आपने चुड़ैल लिखी होगी, चुड़ैल, चुड़ैल का ये वाला आपने देखा, डराने के लिए वो बड़े बड़े हो जाते हैं उसके दांत, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कौन से वाले दांतों की, प्रीमोलर वाले दांतों की। कौन से वाले दांतों की? प्रीमोलर, या जिसको क्या बोलेंगे, अग्रचबरणक बोलेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो अग्रचबरणक की संख्या कितनी होती है भैया? 2 होती। काम क्या होता है? भोजन को पीसने का काम करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रीमोलर बोलेंगे। चबरणक की संख्या कितनी होती भैया? तो चबरणक की संख्या यहां पर लिख दे रहा हूं 3। कितनी होती है? 3 होती है। 3 चबरणक की संख्या होती है। चबरणक और अग्रचबरणक, मोलर एवं प्रीमोलर दोनों काम क्या करते हैं? भोजन को पीसने का। रदनक काम क्या करता है? भोजन को फाड़ने का। कृंतक भोजन को काटने का, ठीक है ना। तो मैं आपको आधे वाले जबड़े के बारे में क्यों बता रहा था, पूरे वाले जबड़े के बारे में क्यों नहीं बता रहा था, उसके लिए एक छोटी सी मैं आपको मेथड बताता हूं दोस्तों। क्या होता है कि पिछली बार जेल पेहरी के एग्जाम में, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें दंत सूत्र पूछ लिया था, दांतों का सूत्र पूछ लिया था। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले कौन से वाले दांत थे हमारे? इंसिजर थे, उसके बाद कैनाइन थे, उसके बाद क्या थे? प्रीमोलर थे, उसके बाद क्या थे? मोलर थे, ठीक है। तो इंसिजर को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? इंसिजर की संख्या कितनी हो गई आधे जबड़े में? 2। कैनाइन की संख्या कितनी हो गई? केवल 1। प्रीमोलर की संख्या कितनी हो गई? 2। मोलर की संख्या कितनी हो गई? 3। तो दोस्तों देखना, I2 C1 PM2 M3 ये फार्मूला पूछ लिया गया है। आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो केवल ये याद रखो, 2 1 2 3, 2 1 2 3 या 21 23, ये आपको याद रखना। आपको पता है कृंतक यानी क्या होता है आपका? इंसिजर, इसकी संख्या कितनी? 2, यहाँ पे आई लिख दो। उसके बाद कैनाइन यानी रदनक, रदनक की संख्या कितनी होती है? 1, यहाँ पर सी लिख दो। उसके बाद क्या है आपका? प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 2, यहाँ पर पीएम लिख दो। और मोलर की संख्या कितनी होती है? 3, यहाँ पर एम लिख दो। ये बन गया आपका फार्मूला। ये फार्मूला आपका जेल पेहरी के एग्जाम में पूछ लिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद ये तो हो गई हमारी किसकी बात। अब यहाँ से दांतों को गिनना चालू करो। मैंने आपको बताया कृंतक की संख्या कितनी थी? 2 थी। 2 और कैनाइन की संख्या 1, कितने हो गए? 3। उसके बाद प्रीमोलर की संख्या 2, 3 और 2 5, और 3 कौन से हो गए? मोलर। मतलब टोटल कितने हो गए? 8। तो आधे जबड़े में दांतों की संख्या 8, तो पूरे जबड़ों में दांतों की संख्या कितनी हो गई? 16, और दोनों जबड़ों में दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32 संख्या हो गई। तो ये तो थी दोस्तों कौन सी संख्या? हमारी दांतों की संख्या, किस प्रकार से हमारे दांत हमारे जबड़े में पाए जाते हैं। ये तो हमको बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि दांत का जो अधिकांश भाग होता है वो कौन तैयार करता है, किस प्रकार दांत जो होते हैं हमारे डेवलप होते हैं। वीडियो देखते हैं चल रही कि नहीं है। ठीक है, चल रही है बराबर। अब बात करते हैं दोस्तों, मैं दांतों का चित्र बनाने का प्रयास करता हूं, दांत का चित्र बनाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट नहीं बना है लेकिन समझाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों समझने का प्रयास करना कि जो हमारा दांत होता है, जो हमारा दांत होता है इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। समझने का प्रयास करना। जो सबसे पहला वाला भाग होता है, उसके बाद इसके जस्ट बाद दूसरा वाला भाग होता है, और उसके बाद तीसरा वाला भाग होता है। कितने भाग हो गए इसके? 3 भाग हो गए हमारे दांत के। सबसे ऊपर वाला भाग दोस्तों क्या कहलाता है? ग्रीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रीवा कहलाता है। और ग्रीवा को हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? सॉरी, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है क्या कहलाता है? शिखर। क्या कहलाता है? शिखर। और शिखर को क्या बोलेंगे? क्राउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्राउन। ऊपर का भाग है, ऊपर वाला जो ज्यादा ऊंची चौड़ाई रहती है उसको क्या बोलते हैं? शिखर। बीच वाला जो भाग होता है मतलब गर्दन, गर्दन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेक, या इसको कभी कभी ग्रीवा भी बोला जाता है। ध्यान रखना, बीच वाला भाग दांत का क्या कहलाता है? ग्रीवा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया गया था। सबसे नीचा वाला भाग कौन सा कहलाता है? जड़। क्या कहलाता है? जड़। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। इंग्लिश शब्द भी आपको बायोलॉजी में याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जड़ को क्या बोलेंगे? रूट। ग्रीवा को क्या बोलेंगे? नेक। और क्राउन को क्या बोलेंगे? शिखर। ठीक है ना। तो ये जो 3 भाग होगा, क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जड़ और शिखर के बीच का भाग क्या कहलाता है? आपको बताना पड़ेगा। नेक कहलाता है। किसका भाग है? ये दांत का भाग है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो दांत का हमारा सबसे निचला वाला भाग होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार की रक्तवाहिनियाँ गुजरती हैं। यहाँ से क्या गुजरती हैं? रक्तवाहिनियाँ गुजरती हैं। दांत कहाँ धसे हुए रहते हैं? जबड़े में धसे हुए रहते हैं। तो जो रक्तवाहिनियाँ गुजरती हैं दोस्तों, ये रक्तवाहिनियों से क्या बहता है? इनमें रक्त बहता है, ब्लड बहता है। तो ये वाला जो एरिया कहलाएगा दांत का, ये क्या कहलाएगा दोस्तों? मज्जा गुहा।
क्या कहलाएगा? मज्जा गुहा। तो मज्जा गुहा या पल्ब कैविटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। पल्ब कैविटी या मज्जा गुहा जो रहती है दोस्तों, ये दांत का सबसे अंदरूनी भाग, सबसे अंदर का हिस्सा होता है। और मज्जा गुहा के जस्ट ऊपर ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे होंगे, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे होंगे, ये रेड वाला जो आप पोर्शन देख रहे होंगे, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। पहले तो आप ये समझ लेना कि भैया दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है। समझ लेना, दांतों का जो अध्ययन होता है, दांतों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ये डेंटाइन जो होती है, डेंटाइन जो होती है वो एनेमल और मज्जा गुहा के बीच की एक परत होती है। इसका रंग पूछ लिया गया है कई बार, तो डेंटाइन का जो रंग होता है दोस्तों, ये कैसा होता है? पीला। डेंटाइन का जो रंग होता है वो पीला होता है, पीले रंग की होती है, लेकिन हड्डी से ज़्यादा मजबूत होती है। ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो डेंटाइन जो होती है हड्डी से ज़्यादा मजबूत होती है और इसका रंग कैसा होता है? पीला। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दांत का वो कौन सा हिस्सा है जो पूरे दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है, तो केवल डेंटाइन वो हिस्सा है, केवल डेंटाइन वो हिस्सा है जो पूरे दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। दांत का सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? तो दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा कहलाता है एनेमल। इसके बारे में सबको पता होगा, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अधिकतर लोग क्या करते हैं? वन लाइनर फैक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं स्पीडी से। तो एनेमल जो हिस्सा होता है दोस्तों, दांत का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है। क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? तो एनेमल। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि मानव शरीर के सबसे मजबूत भाग क्या है, तो एनेमल मत लगा देना। क्या आएगा फिर आंसर में? जबड़ा। मानव का सबसे मजबूत भाग क्या है शरीर का? जबड़ा। वो सबसे कठोर भाग क्या है? एनेमल। तो इतनी कहानी दांतों के बारे में मेरे ख्याल से काफ़ी है, समझ गए होंगे। अगर ज़्यादा आपको ज्ञान चाहिए तो क्लास अटेंड करना, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा मज़ा भी आता है और ज़्यादा समय भी मिल जाता है। ठीक है, दांतों के बारे में हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे। तो मनुष्य का जो शरीर होता है, जीभ हो गई, दांत हो गई, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मानव के शरीर में लार का नाम आपने सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? लार का। जब लार निकलती है आपको पता होगा कि उसमें अधिकांश भाग किसका रहता है? पानी का रहता है, या किसका रहता है? जल का रहता है। कितना भाग रहता है? तो 95% जो भाग होता है लार का वो क्या होता है? पानी होता है। और इसमें 5% जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम। तो लार में 95% पानी और 5% हो गए एंजाइम। एंजाइम क्या होता है तो वो भी समझने का प्रयास करना दोस्तों। मैंने आपको अभी बताया था कि एंजाइम के द्वारा ही खाने का डाइजेशन होता है, क्योंकि खाना का जो जटिल कार्बनिक, जो जटिल अणु है, जो जटिल हमारा जो पदार्थ है, उसको सरल अणुओं में तोड़ना है तो किसके द्वारा टूटेगा? एंजाइम के द्वारा ही टूटेगा। तो दोस्तों लार में ध्यान से समझने का प्रयास करना। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक कौन सा पाया जाता है? लाइसो एंजाइम। और एक कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। तो लार के बारे में बात चल रही है, लेकिन लार निकलती कहाँ से है भैया? तो कोई भी चीज़ निकलेगी तो वो किसी ग्रंथि से ही निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? ग्रंथि से ही निकलेगी। तो ठीक है भैया, लाइसो एंजाइम और टाइलिन तो हो गया, लेकिन मनुष्य के शरीर में एक दिन में कितनी लार निकलती है? तो दोस्तों समझने का प्रयास करना। एक दिन में 1.5 लीटर से 2 लीटर तक मनुष्य के शरीर में लार निकल जाती है। शरीर में नहीं, मुंह में लार निकलती है। अच्छा, लार का स्थान कहाँ होता है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे शरीर में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? मैग्जिला। क्या नाम है? मैग्जिला। अगर ये हड्डी आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उसमें एक मैंने पढ़ाया हुआ है भैया। क्या पढ़ाया हुआ है? पूरे हड्डियों के बारे में मैंने समझाया हुआ है, ठीक है ना। कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र को अच्छे समझ लेना। मैग्जिला जो हड्डी होती है ये हमारे मुख में होती है, जीभ के नीचे स्थित होती है। तो मैग्जिला हड्डी के दोनों तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या है दोस्तों? सबलिंगुअल ग्लैंड। तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो हमारी होती है, ये कौन सी ग्रंथि हो गई? एक जो जीभ के नीचे पाई जाती है। और जो हमारी जीभ होती है इसके दोनों तरफ एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या है? सबमैग्जिलरी। सबमैग्जिलरी। तो दोस्तों देखना, सबलिंगुअल ग्लैंड और नाम याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैक्सिलरी ग्लैंड, 2 ग्लैंड हो गई। यहाँ पे ये जोड़ी से पाई जाती है। सबलिंगुअल ग्लैंड की संख्या कितनी होती है? 2। सबमैक्सिलरी ग्लैंड की संख्या कितनी होती है? 2। लेकिन इस ग्लैंड का, इस ग्रंथि का नाम आप याद कर लेना जिसका नाम क्या है? पैरोटिड। क्या नाम है? पैरोटिड। दोस्तों पैरोटिड ही वो ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है।
कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि। मानव के शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। संख्या कितनी होती है इसकी भी? 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 6। तो मानव के शरीर में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। कितने जोड़ी? तो 3 जोड़ी। ठीक है ना। कहाँ कहाँ पाई जाती है बात समझ में आ गई। पैरोटिड लार ग्रंथि के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब लार ग्रंथि जो होती है इसमें पानी कितना परसेंट? 95%। जल कितना परसेंट होता है इसमें? सॉरी, पानी कितना परसेंट? 95%। 5% क्या होता है? एंजाइम होता है। अब ध्यान से और समझ लेना, ये 2 एंजाइम के बारे में भी सुन ही लो। लाइसो एंजाइम जो रहता है दोस्तों, ये क्या करता है कि हमारे भोजन में कई प्रकार के विषाक्त आ जाते हैं, विषाक्त जीवाणु आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, उनको मारने का काम कौन करता है? कौन करता है? लाइसो एंजाइम, या इसको लाइसोजाइम भी बोला जाता है। जो टाइलिन रहता है, टाइलिन जो रहता है ये पाचन करता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के नाम से आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन में अधिकांश मात्रा किसकी ली जाती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ली जाती है। अब दोस्तों ध्यान से समझने का प्रयास करना, लाइसो एंजाइम ने पाचन कर लिया किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो मतलब लार ग्रंथि में मिला है ये टाइलिन। लार ग्रंथि कहाँ से निकली है? आपके मुख से निकली है। लार ग्रंथि या लार कहाँ से निकली? आपके मुख से निकली। और इसी लार में कौन सा एंजाइम मिला हमको? टाइलिन मिला। टाइलिन ने किसका पाचन किया? कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया। तो कहने का मतलब जो पाचन की क्रिया हुई, जो पाचन की क्रिया हुई ये कहाँ से हुई? मुख से हुई। तो पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? मुख से प्रारंभ हो जाती है। ध्यान से समझने का प्रयास करना। अधिकतर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि भैया पाचन की क्रिया तो पेट में होती होगी, मुंह में काहे की पाचन क्रिया होती होगी। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है और लार ग्रंथि में 2 एंजाइम पाए जाते हैं जिसका नाम क्या है? टाइलिन और लाइसो। लाइसो ने जीवाणु का पाचन करता है और टाइलिन किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर लेता है। ठीक है। अब ये तो थी दोस्तों हमारी लार ग्रंथि। ठीक है, वीडियो देखना पड़ेगा चल रही है कि नहीं चल रही है, बराबर चल रही है। ठीक है, ये तो थी हमारी दोस्तों कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बहुत सारा पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों ग्रंथियों के बारे में। तो हो गई ये ग्रंथियों की जगह भी में। हाँ, पैरोटिड कहाँ पर पाई जाती है? कान के नीचे। कान के नीचे पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। पैरोटिड सबसे बड़ी मानव शरीर की लार ग्रंथि है। लार ग्रंथियों की संख्या 3 होती है। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, लार ग्रंथि हो गई है। अब बात करते हैं दोस्तों, मुख की पूरी कहानी क्लोज कर दी है। अब चलते हैं आगे। तो मुख के जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? ग्रसनी। क्या कहलाता है? ग्रसनी, या ऐसे क्या बोला जाता है? फेरिंग्स बोला जाता है। और फेरिंग्स की जो लंबाई होती है वो 10-12 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और फेरिंग्स की जो लंबाई होती है वो 10-12 सेंटीमीटर के आसपास होती है। लेकिन फेरिंग्स के बगल में, ये ग्रसनी के बगल में एक और नलिका होती है जिसका नाम क्या होता है दोस्तों? ट्रेकिया। क्या होता है? ट्रेकिया। अच्छा, ट्रेकिया से क्या होता है ये मैंने आपको श्वसन तंत्र में पढ़ा चुका हूं। तो श्वसन तंत्र में ट्रेकिया का विशेष स्थान है, क्योंकि ट्रेकिया के द्वारा ही हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो फेफड़ों में पहुंचती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 नलिकाएं होती हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो एक नली तो मैं बना देता हूँ अच्छे से, आपको समझ में आना चाहिए यार। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से ये 2 नली हो गई। तो ये जो पहला वाला जो हिस्सा हो गया, यहाँ से तो वायु प्रवेश करेगी। पीछे वाले हिस्से से क्या प्रवेश करेगा? भोजन। और भोजन सीधा कहाँ पर आएगा? ये वाला हिस्सा क्या होता है? स्टमक होता है। इसको क्या बोलेंगे? स्टमक बोलेंगे, या उदर बोलेंगे, या क्या बोल देंगे दोस्तों? पेट बोल देंगे, या क्या बोल देंगे? अमाशय बोल देंगे। ठीक है ना। तो जो हमारा ये वाला स्थान होता है, यहाँ पर एक ढक्कन बोल सकते हैं, एक ढक्कन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? एपिग्लोटिस। जैसे ही आप खाने को खाते हो, चबाते हो और उसके बाद निगलने का प्रयास करते हो, तो ये जो एपिग्लोटिस नाम का ढक्कन रहता है ये पूरी तरीके से बंद हो जाता है। बंद हो जाता है तो ये खाना सीधा सीधा कहाँ आ जाता है? आपके पेट में आ जाता है। अगर ये एपिग्लोटिस ढक्कन अगर बंद नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? खाना फूड पाइप की जगह कहाँ चला जाएगा? आपके ट्रेकिया में चला जाएगा या वायु पाइप में चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर खाना चला जाएगा तो आपको ठसका लग जाएगा। कई बार आपको ठसका लग गया होगा, है ना। ठीक है, अब लड़कियों को अधिकतर चावल खाने में ठसका लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? जो हमारा मुख होता है, यहाँ पर हमने आगे देख लिया ग्रसनी पाई जाती है और ट्रेकिया पाए जाते हैं। 2 पाइप होते हैं। ट्रेकिया को हमने पढ़ चुके हैं श्वसन तंत्र में, ग्रसनी हम पढ़ रहे हैं। जो हमारा फूड पाइप होता है, इसको पूरे को, ये वाले इलाके से लेकर यहाँ तक के इलाकों को क्या बोला जाता है? फूड पाइप बोला जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो ग्रसनी और एक क्या होता है दोस्तों? ग्रास नली।
तो इन दोनों का जो साइज होता है, दोनों की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रसनी के बाद जो स्थान आता है वो कौन ले लेता है? ग्रास नली। तो दोस्तों याद रखना, इसमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, लेकिन याद रखना कि ग्रास नली में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। जब यहाँ पर एंजाइम नहीं होगा तो यहाँ पर एंजाइम नहीं होगा तो यहाँ पर पाचन होगा क्या? नहीं होगा। मैंने आपको बताया है भैया, जहाँ पर एंजाइम है वहीं पर पाचन है, वहीं पर डाइजेशन है। तो ग्रास नली में या फूड पाइप में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं है तो पाचन की कोई क्रिया नहीं है। लेकिन यहाँ से मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि भैया अगर आप पेड़ से उल्टे लटक जाओ और फिर खाने को खाओ तो भी वो खाना आपके पेट में ही जाता है, बाहर निकलता नहीं है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि यहाँ से इस फूड पाइप में एक गति चलती है या एक प्रोसेस चलती है जिसका नाम क्या है दोस्तों? क्रमाकुंचन। क्या नाम है? क्रमाकुंचन। तो फूड पाइप में या भोज नली में एक क्रमाकुंचन की प्रक्रिया चलती है जिसके दौरान दबाया जाता है, फिर क्या हो जाता है? वापस उसी अवस्था में लाया जाता है। इस प्रकार की प्रोसेस चलती है दोस्तों, तो खाना उस प्रकार से धीरे 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 हमारे अमाशय तक आ जाता है। ठीक है ना? समझना, ये क्या है? आपका अमाशय है, स्टमक है, उदर है, पेट है, और ये वाला जो आपका स्थान है ये क्या है? आपका लीवर, जिसे क्या बोलते हैं? यकृत। तो क्रमाकुंचन के द्वारा हमारे भोजन